वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीनियस लीन प्रोग्राम में एनरोलमेंट का मतलब क्या है। तो हम ये चेक करते हैं कि बच्चे अपनी एज से पीछे हैं क्या, और जो इन्फॉर्मेशन उनके ब्रेन में आ रही है वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। अगर उसमें गैप आता है तो आपकी जो असेसमेंट है, जिसका वीडियो अलग से बनाया गया है, उसमें वो चीज़ दिख जाती है। और एक बार दिखता है कि हाँ वो गैप है, तो उसको इम्प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो यह है कि जैसे जो चल रहा है वैसे ही चलने दें, और 2 से 3 महीने में दोबारा चेक करें कि चीज़ें क्या इम्प्रूव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो वो भी एक पॉसिबल ऑप्शन होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप प्रोग्राम में जो सब्सक्राइब वीडियोज़ हैं मेरी, वो आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि क्या आप उसको अपने घर में फ़ॉलो कर सकते हैं। और घर का प्रोग्राम आप चेंज कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दे सकते हैं। तो वो एक पॉसिबल ऑप्शन रहता है कि आपको पता चल जाए कि बच्चा किस स्टेज में है, क्या उसके लिए नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या दिक्कत वाली एक्टिविटीज़ हैं, और कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करना है, कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो ये प्रोग्राम जो है वो घर में आप कर सकते हैं, और मेरी वीडियोज़ को आप बार-बार अगर देखें और घर में उसको अप्लाई करें और वीकली आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिले, तो भी आप उसको कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आपका बच्चा यहाँ पे प्ले स्कूल में आता है। तो जब बच्चा यहाँ पे प्ले स्कूल में आता है तो इसको स्कूल की तरह समझें कि हाँ, बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है। यहाँ पे जब हमने इसको शुरू किया था 2014 में, तो इसमें हमने थेरेपीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, वो सब थेरेपी शुरू की थी। तो हमने ये देखा था कि जो बच्चे में कोई भी डायग्नोसिस हो, चाहे अगर ब्रेन इंजरी का डायग्नोसिस है या जेनेटिक समस्या है या कोई ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, तो थेरेपी में जो एक्टिविटीज़ हैं वो बदलती नहीं थी। और जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी है भी, तो उसमें टोन अगर बढ़ा है या टोन अगर कम है, टोन अगर Hold. डिस्टोनिक है, तो More, भी वही more. तरीके का थेरेपी हर बच्चे में दिया जा रहा था। तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे थोड़ा-सा ये अजीब लगा, और मैंने पूछा भी उनसे कि आप एक ही तरह की थेरेपी अलग-अलग डायग्नोसिस में जो कर रहे हो, तो इसका लॉन्ग टर्म जो है वो इम्पैक्ट क्या होता है? तो मैंने ये भी देखा कि उनका एज एंड स्टेज डिटर्मिनेशन के बाद एम जो था वो नेक्स्ट स्टेज आने का था, कि जल्दी से नेक्स्ट स्टेज आ जाए। कितना जल्दी से डेवलपमेंट में जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएँ। तो वो भी मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि उसको लाने में अगर बच्चा करने भी लगता है तो कभी-कभी एक्टिविटीज़ इतनी फ़ोर्सफुल हो जाती हैं कि बच्चे का बिहेवियर ख़राब हो जाता है। बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाता, और लॉन्ग टर्म में फिर बच्चा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने ये बनाया कि नहीं, हर डायग्नोसिस में तरीके अलग हैं, स्ट्रैटेजी अलग है। हर डायग्नोसिस में बच्चे की दिक्कत अलग है, और हर डायग्नोसिस में जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी अलग है। तो मैंने क्लास ऐसे बनाई हुई है कि बच्चे को जिस-जिस एरिया में दिक्कत है, बच्चा सिर्फ़ उसी क्लास में जाए, और क्लास ऐसी चले कि ऐसा ना हो कि बच्चे को एडजस्ट करना पड़े, क्लास को एडजस्ट करना पड़े। तो मैंने ये एल्गोरिदम लिखा, जिसमें ये है कि बच्चा जो भी डिफ़िकल्टीज़ का है वो दूसरे बच्चों के साथ टाई अप हो जाता है, और जब बच्चा क्लास में जाता है तो एक्टिविटीज़ वो आती हैं जो उसके डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट हैं, जहाँ वो एन्जॉय कर सके, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, और धीरे से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट और जो इंटरकनेक्शंस हैं वो बढ़ सकें। तो इसमें क्या है कि बच्चा आपका आता है, एनरोलमेंट अगर आप सेंटर में आ रहे हैं, तो आप टाइम पे आइए। मेक श्योर करिए कि आपका बच्चा साफ होके आए। यहाँ पे जब बच्चा आ रहा है तो उस समय जो हैंडओवर होता है, जिसमें पेरेंट्स बच्चे का हैंडओवर करते हैं, उसको फ़ास्ट रखिए, बहुत लंबा समय नहीं करिए, और हो सके तो हैंडओवर करके आप चले जाइए। बैठ ताकि बच्चा ये ना देखे कि आप नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे उससे और ज़्यादा रोने लगते हैं, कभी-कभी अपसेट हो जाते हैं। तो गेट पे ही हैंडओवर करिए और चले जाइए। और कोई भी दिक्कत होगी तो सेंटर जो है वो आपको इन्फॉर्म करेगा, और वहाँ पे आप वापस आ सकते हैं। अगर आप दूर से आ रहे हैं, आपको बैठने का है, तो भी चले जाइए, 10 मिनट बाद वापस आ जाइए। बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि बच्चे जो हैं, अगर उनको पता है कि पेरेंट्स नीचे बैठे हैं, तो कभी-कभी समय जो है और भी ज़्यादा लगता है। कभी-कभी बच्चे जब प्ले स्कूल में आते हैं तो ग्रुपिंग ऐसे होती है कि एक रूम में 4 या 5 बच्चे के ऊपर हम नहीं करते हैं, और उसमें 3 से 4 प्ले स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो प्ले स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है जीनियस लेन में, और यूजुअली हम ये कोशिश करते हैं कि उनको ये पता हो कि बच्चे के साथ हैंडलिंग कैसे करनी है,
और उस रूम या उस जिस भी रूम में जा रहे हैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ में कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एनवायरनमेंट में। तो यूजुअली जो एक्टिविटीज़ हैं वो टीवी पे आती हैं, मगर वो टीवी बच्चे के लिए नहीं होता, वो टीवी प्रॉम्प्ट होता है टीवी मैन के लिए। तो हर रूम में एक टीवी मैन होता है जो ये देखता है कि अच्छा कौन सी प्रॉम्प्ट आई, कौन सी एक्टिविटी आई। फिर जो टीवी मैन होता है और एक्टिविटी मैन होता है वो एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें हम बच्चे को एक्टिविटी नहीं कराते, हम क्या करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो आपस में एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कौन से बच्चे उसमें एंगेज हो रहे हैं। और जो बच्चे एंगेज नहीं होते उनके लिए फनी मैन होता है। फनी मैन जो है वो फनी हरकतें करता है ताकि बच्चे जो हैं वो उसके साथ एंगेज हों और उसके बाद टीवी मैन और एक्टिविटी मैन के पास जाए। तो यूजुअली हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एक एरिया को हमने डिवाइड किया हुआ है और बच्चे के जो प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं, वो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ हों और उसमें सिखाने की जगह साथ में मिल के किया जाए। और कुछ बच्चे अ, दूसरे बच्चों के साथ मिलें, उनको सिखाएँ और एक प्ले बेस्ड एनवायरनमेंट हो और सेफ एनवायरनमेंट हो जहाँ बच्चे प्रोग्रेस कर सकें। तो हमने पाया है कि पिछले 5 ईयर्स से हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इसको हमने ओवरऑल इम्प्रूव करते-करते आज हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम लोग इसमें देख पाते हैं कि सिग्निफिकेंट बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता है। जो दिक्कतें आती हैं वो ये होती हैं कभी-कभी बच्चे जब रूम चेंज होता है या उनके प्रोटोकॉल या उनके एक्टिविटीज़ नए शुरू होते हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा डिस्ट्रेस हो जाते हैं। घर के एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हुआ तो बच्चे डिस्ट्रेस हो जाते हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अ, हो सकती हैं, जो बच्चे के लिए आपको केयरफुल रहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो समय है वो पास ऑन हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे कुछ गुड डेज़ होते हैं, कुछ बैड डेज़ होते हैं और अगर गुड डेज़ हो रहे हैं, बैड डेज़ हो रहे हैं, तो याद रखें कि बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बैड डेज़ कुछ लंबे समय तक चल सकते हैं। ये चीज़ें पास ऑन हो जाएँगी। बट अगर बच्चे का डेवलपमेंटल स्टेज चेंज होता है, तो यूजुअली बच्चा जो 1 साल की डेवलपमेंटल स्टेज पे है, जब उसका 2 साल पे होता है चेंज, फिर 2 साल पे है तो 3 साल पे होता है चेंज। तो डेवलपमेंटल स्टेज जो चेंज होती है, उसी में डिफरेंस आता है और जब बच्चा जिस स्टेज पे होगा, वैसा ही एक्टिविटी होगा, वैसा ही बिहेवियर होगा। घर का माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर में आप वो चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं जो बच्चों के अप्रोप्रिएट हैं। तो इसको परेशान होके नहीं करें, इसको एंजॉय भी करें, बच्चे की कंपनी को एंजॉय करें। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप घर में सपोर्ट नहीं है, तो भी बच्चा ही आपका सपोर्ट है, बच्चा ही आपका मोटिवेशन है। और आप अगर मेरी वीडियोस को देख के फॉलो करते हैं और क्लासेस रेगुलर होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि अबाउट 70 टू 80% बच्चों में डेवलपमेंटल प्रोग्रेस होती है। अंडरलाइंग कॉज क्या है वो आपको समझना है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के काम नहीं करना है। इंजॉय करना है, एक एक दिन को इंजॉय करना है। जो डिफ़िकल्टीज आएंगी धीरे से वो कम होती जाती हैं। तो ओवरऑल यही मुझे कहना है कि आप समझें कि आपका बच्चा किस स्टेज पर है, उसके हिसाब से क्या उसकी एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएट है और कौन सी एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है और उसके रिस्पॉन्ड में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जीनियस लिंक का प्रोग्राम पहले सिर्फ तभी मिलता था जब बच्चे एनरोल होते थे। अभी ये अवेलेबल है कि आप रेगुलर नहीं भी हैं, एनरोल नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप आ सकते हैं। जो बच्चे एनरोल होते हैं उनमें रिज़ल्ट के चांसेस ज़्यादा बेटर होते हैं। जो बच्चे एनरोल नहीं होते उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। एनरोलमेंट का मतलब यह है कि हम ये चेक करें कि हर 2 महीने में आपके बच्चे की सही से प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं और जो वीडियोज़ हैं वो आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं कि नहीं, डायग्नोसिस अप्रोप्रिएटली समझे हैं कि नहीं, उसको अप्रोप्रिएटली यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं और उसकी सपोर्ट आपको वहाँ पे डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट देते हैं। और ये रेगुलर प्रोसेस है जो आपको करना है, जो आपको बताया जाता है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप ये जीनियस प्रोग्राम आपको यूज़फुल लगे। और मेनली पेरेंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपकी समझ के ऊपर ही आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और आने वाले समय में जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।